नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू खुराना आईवीएफ स्पेशलिस्ट गोविंद फर्टिलिटी सेंटर से बात कर रही हूँ। आज मैं बताना चाहूँगी मेल इनफर्टिलिटी के बारे में। मोस्टली लोग ये सोचते हैं कि अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो उसका मेन कारण औरत नहीं है। ऐसा नहीं है। जितने भी इनफर्टाइल कपल्स हमारे पास आते हैं उसमें से 50% कारण जो बच्चा ना होने का होता है वह पुरुषों में होता है। इसलिए मेल इनफर्टिलिटी आज के दिन उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितने कि औरतों की जांच करना और फीमेल इनफर्टिलिटी को टैकल करना। तो जब भी दंपति हमारे पास इलाज के लिए आता है तो हम औरतों के काफ़ी टेस्ट कराते हैं और पुरुषों का सिर्फ एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है जिसे कहते हैं कि सीमन एनालिसिस। उस सीमन एनालिसिस के बेस पर ही हम सारे का सारा डिसीजन लेते हैं कि पुरुषों में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एक सीमन एनालिसिस नॉर्मल कब कहा जाता है। सीमन का वॉल्यूम 3 ml के करीब होना चाहिए और उसमें काउंट 39 मिलियन मिनिमम होना चाहिए और 1 ml में 14 मिलियन काउंट होना ज़रूरी है। और उसकी जो मोटिलिटी है उसमें तेज चलने वाले शुक्राणु हमें 10 to 20%, जिसे हम ग्रेड ए कहते हैं, ग्रेड बी जो है 20 to 30% होना चाहिए, यानी कि टोटल प्रोग्रेसिव जो है 40 to 50% मोटाइल स्पर्म्स होने चाहिए। इसके अलावा और सबसे ज़रूरी बात है कि जो शुक्राणु है उनकी मॉर्फोलॉजी 4% तक भी अगर नॉर्मल है तो उस सीमन को हम नॉर्मल सीमन कहते हैं। तो आइए हम पहला केस डिस्कस करते हैं जिसमें कि सारे के सारे पैरामीटर्स नॉर्मल हैं और उसमें उसके सीमन में कोई भी पेशेंट के सीमन में कोई भी पस सेल्स नहीं है। ऐसा सीमन हमारे पास आता है तो हम ये सोचेंगे कि फीमेल में कुछ और कारण ढूंढने पड़ेंगे जिससे कि हमें पता चले कि इस कपल को बच्चा क्यों नहीं हो रहा। आइए अब दूसरा केस लेते हैं। इस केस में सीमन का वॉल्यूम भी कम है, काउंट उसका 20 मिलियन से कम आ रहा है, पर ml काउंट उसका 8 to 10 मिलियन ही आ रहा है और चलने वाले शुक्राणु 20 to 30% टोटल है। अब ऐसे केस को हम बोलेंगे कि इसमें शुक्राणु थोड़ी सी मात्रा में कम है। ऐसे केसेस में हम बाकी चीज़ें देखते हैं कि उनके सीमन में पस सेल्स तो नहीं है, पेशेंट स्मोकिंग तो नहीं ज़्यादा कर रहा है, उसका लाइफस्टाइल क्या है, वो मोबाइल को अपने पैंट की जेब में तो नहीं रखता है, रात रात जागता तो नहीं रहता है, उसका कोई जिस तरह का वर्क कल्चर है उस वर्क कल्चर के हिसाब से उसको ज़्यादा स्ट्रेस तो नहीं रहता है। ये सारी चीज़ें पूछते हैं और समझते हैं तो हम उन्हें सलाह देते हैं कि आप स्ट्रेस ना रखें, मोबाइल को पैंट की जेब में ना रखें, 8 घंटे की स्लीप लें और उसके हिसाब से ही हम कुछ दवाइयाँ और कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स उसको प्रिस्क्राइब करते हैं और 3 महीने तक हम उसे लेने की सलाह देते हैं। अब चलते हैं तीसरे केस की तरफ। इस केस में वॉल्यूम ठीक है लेकिन स्पर्म काउंट बहुत ज़्यादा कम है, यानी कि 1 to 2 मिलियन काउंट आ रहा है और पेशेंट के चलने वाले शुक्राणु भी बहुत कम है। ऐसे केसेस में हम पेशेंट से बहुत डिटेल में हिस्ट्री लेते हैं कि ज़्यादा स्मोकिंग तो नहीं करता है, कोई ड्रग लेने की हिस्ट्री तो नहीं है, कभी पहले पुराने टाइम पे उसने कुछ इस तरह की चीज़ें ली हों जिससे कि स्पर्म काउंट बिल्कुल कम हो जाता है, खेतों में छिड़काव करने के लिए तो नहीं जाते हैं और उस समय अपने शरीर को ढकते नहीं हैं तो पेस्टिसाइड्स शरीर से अब्जॉर्ब होकर बॉडी में चले जाते हैं और सीमन की मात्रा को बहुत कम कर देते हैं। और ऐसे में फैमिली हिस्ट्री भी पूछी जाती है क्योंकि उसकी जेनेटिक स्टडी भी की जाती है। जब हम क्रोमोसोमल स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि कोई ऐसा जेनेटिक डिफेक्ट तो नहीं है जिसकी वजह से ये सीमन इस तरह का आया है। इन सारे टेस्टों को करने के बाद और हस्बैंड को पूरी तरह से इवैल्यूएट करने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि इस पेशेंट में हम क्या करें। तो हमारे पास 2 रास्ते होते हैं। एक तो यह है कि हम पहले मेडिसिन से ट्राई करें कि ये इम्प्रूव करेगा कि नहीं। अगर कपल अभी मेडिसिन लेने में इंटरेस्टेड है तो पहले हम 3 महीने मेडिसिन देते हैं और उसके बाद अगर हमें लगता है कि इसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है तो हम उन मेडिसिन को आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर हमें मेडिसिन का कोई भी अच्छा असर नहीं आ रहा या फिर मेडिसिन के बाद भी काउंट बहुत ही कम रह रहे हैं तो हम कपल को IVF ICSI कराने की सलाह देते हैं। एक कंडीशन है जिसमें स्पर्म्स नील हैं लेकिन हार्मोन्स बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। ऐसे केसेस में हमें उम्मीद होती है कि उनके स्पर्म्स हमें टेस्टिस में मिल जाएंगे। ऐसा तब होता है जब कि टेस्टिस और सीमन के बाहर आने के पैसेज में कहीं पे ब्लॉकेज होती है।
जब पैसेज ब्लॉक होता है तो स्पर्म्स बाहर नहीं आ पाते, टेस्टिस में ही फंसे रह जाते हैं। ऐसी कंडीशन में हम टेस्टिस से स्पर्म्स को एस्पिरेट करके IVF ICSI की विधि द्वारा बच्चा दे सकते हैं। अब बात करते हैं जिनमें कि हमें स्पर्म्स बिल्कुल नील मिले, और जब हमने हार्मोन्स टेस्ट कराए तो हमें पता चला कि इसमें स्पर्म्स बनेंगे ही नहीं, क्योंकि हार्मोन्स हमें बता देते हैं कि स्पर्म्स की प्रोडक्शन हो भी रही है कि नहीं हो रही। ऐसी कंडीशन में हमारे पास डोनर स्पर्म लेने के अलावा कोई भी और विकल्प नहीं होता है। और कुछ कंडीशंस में हमने ये भी देखा है कि जो स्पर्म्स हैं वो टेस्टिस में बिल्कुल नहीं है, हार्मोन्स भी बहुत अच्छी रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर हम ऐसी टेस्टिस में पूरी डिसेक्शन करते हैं तो हमें इक्का दुक्का स्पर्म्स मिल जाते हैं। इसको बोलते हैं माइक्रोटिजी विधि। इसके द्वारा जो स्पर्म्स हमें मिलते हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं ICSI विधि में और बच्चा ले सकते हैं। एक बहुत ही टिपिकल और अलग टाइप की प्रॉब्लम कुछ पुरुष फेस करते हैं, उसमें जब वो सेक्स करते हैं तब स्पर्म्स बाहर नहीं आते हैं, और उसके बाद जब वो यूरिन पास करने जाते हैं तो उन्हें लगता है कि यूरिन जो है वाइट कलर का आ रहा है। इसको बोलते हैं रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन, यानी कि जो स्पर्म्स हैं वो इजैकुलेशन के टाइम पे यूरिन में चले जाते हैं, ब्लैडर में चले जाते हैं और यूरिन के थ्रू वापस आते हैं। ऐसी कंडीशन में वो स्पर्म्स हम यूरिन से कंसंट्रेट कर ले सकते हैं, और कई बार IUI से भी बच्चा हो जाता है, और नहीं तो हमें वहाँ से स्पर्म्स लेके साफ करके और IVF की विधि से उनको बच्चा दिया जा सकता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी से बहुत लाभ होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।